तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं CSS लैंग्वेज के बारे में। अब हमने पिछले वीडियो के अंदर HTML लैंग्वेज के बारे में सीखा था एंड उस वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। तो आज हम सीखने वाले हैं CSS लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे CSS का पूरा एक ओवरव्यू, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उन सारे टॉपिक्स के अंदर डिटेल के अंदर जा रहे होंगे। इसके अंदर बॉर्डर्स जैसे टॉपिक, आपके पास फ्लेक्सबुक्स जैसे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। एंड ये वाला वीडियो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इसको पार्ट्स में स्किप कर करके भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आप लोग उस वाले पार्ट पे डायरेक्टली जा सकते हो। इसके नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली कोई, अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पे खोल लिया है VS कोड। VS कोड के अंदर हम लोग सारी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं इस वाले ट्यूटोरियल की। अब आप लोग सबलाइम टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो, एटम के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ VS कोड को। अगर आप लोगों को VS कोड डाउनलोड नहीं करना था तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने जो भी है VS कोड को डाउनलोड करने का प्रोसीजर बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग CSS वाले ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा index.html। अब आप लोग अपना नाम रख लो, किसी भी चीज़ का नाम रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे index.html नाम रखने वाला हूँ। अभी हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया था कि आप लोगों को index.html में सबसे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, उसके बाद आप लोगों को एंटर हिट कर देना है एंड आपका जो भी बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लोगों को स्टाइलिंग करनी है। अभी तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जो भी हम लोग टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक H1 टैग डाल देते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोगों ने इतना लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। अब गो लाइव से क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड जो भी हमारे चेंजेस हम लोग करेंगे HTML के कोड के अंदर या फिर CSS कोड के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी लाइव। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा था एंड वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को आगे CSS को कैसे फाइल को क्रिएट करना है। अब CSS की फाइल को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे, जैसे आप लोग index.html की फाइल क्रिएट करते थे, आप लोग यहाँ पे क्रिएट करोगे style.css की फाइल को। अब यहाँ पे style.css की फाइल को हम लोगों ने क्रिएट तो कर लिया। अभी इसके थोड़ी सी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों ने जैसे index.html की फाइल क्रिएट की थी, आप लोगों ने .html एक्सटेंशन का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने .css एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया। तो अगर आप लोगों को CSS की फाइल क्रिएट करनी है तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल के उसके बाद .css का यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को एक CSS फाइल को क्रिएट करना है। तो ये वाली चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, तो इस वाली चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। अब CSS लैंग्वेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, अब CSS के अलावा कोई और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं क्या। CSS बेसिकली अभी हम लोगों ने HTML लैंग्वेज जैसे हम लोगों ने पढ़ी, उस लैंग्वेज के अंदर अब हम लोग ज़्यादा, हमारे पास एक लिमिटेशन है हमारे पास HTML लैंग्वेज के अंदर, हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। हम लोग उसके अंदर एक अच्छा सा टेक्स्ट नहीं डाल सकते, हम लोग उसके अंदर बैकग्राउंड की इमेज की जो भी स्टाइलिंग्स रहती हैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब CSS क्या करती है, HTML को वो एबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो भी खूबसूरत दिख सकता है। तो CSS लैंग्वेज को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ब्यूटीफुल वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकें। अभी अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, आप लोग मोर फ्रीक्वेंटली जैसे यूट्यूब जैसी वेबसाइट पे विजिट करते होगे, तो वहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट वगैरह रहती है कि ये कंपोनेंट इतना बड़ा दिखेगा, इसके बैकग्राउंड कलर ये होगा, ये सारी चीज़ें CSS फाइल के अंदर डिसाइड की जाती हैं। तो अगर आप लोगों को CSS नहीं आती है HTML के अलावा, तो आप लोग सिर्फ एक ढांचा क्रिएट कर पाओगे, आप लोग एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो CSS लैंग्वेज सीखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CSS लैंग्वेज क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोगों को एक ब्यूटीफुल वेबसाइट को क्रिएट करना है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट कर दें जो कि बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की लगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकें, हम अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर सकें, हम खुद के लिए क्रिएट कर सकें, या फिर हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसके लिए हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें सुंदर सी। तो उसके लिए हम लोग सीखते हैं CSS लैंग्वेज को। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग CSS लैंग्वेज का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग के बारे में। अब यहाँ पे style.css फाइल तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, लेकिन क्या सिर्फ यही एक मेथड है हम लोगों को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए HTML एलिमेंट्स को? नहीं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी आप लोगों को स्टाइल करके दिखाया था, वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा दिया था मैंने आप लोगों को स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो हम लोग और भी तरीकों के थ्रू जो भी है स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं style.css के अंदर जाके इसकी प्रोग्रामिंग करूँ, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ स्टाइल कीवर्ड को, यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट है यहाँ पे स्टाइल,
उसके बाद हम लोग जो भी हमें स्टाइल देना है इस चीज़ को हम लोग दे सकते हैं। अभी मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे कलर लिखूंगा एंड यहाँ पे जो भी कलर मेरे को चेंज करना है, जैसे कि मुझे चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है ब्लू कलर का हो जाए, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ब्लू कलर का ये भी दिख गया, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पे ये RGBA की फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर आप चाहो तो ब्लू कलर भी लिख सकते हो। मैं इसको ब्लू ही रहने दूंगा यहाँ पे एंड मैं इसको सेव करूंगा। मैंने जैसे इसको सेव करा, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो गया। अभी हम लोगों ने CSS की फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का हो गया। तो ये था पहला स्टाइल जिसके थ्रू हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को क्विक स्टाइलिंग करनी है, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग एक सेपरेट फाइल क्रिएट करो, या फिर अगर आप लोग सिंपल एक कंपोनेंट को स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप लोग क्विकली यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक स्टाइल नहीं, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड जो भी मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना चाहूँ, जैसे कि मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ पे, एंड जो भी बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड कलर आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि H1 टैग जो है ब्लॉक टैग होता है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक रहता है, तो यहाँ पे इसने पूरे के पूरे ब्लॉक को बैकग्राउंड कलर से ब्लैक कर दिया। तो ये वाली चीज़ होती है हमारे पास जो भी हम स्टाइलिंग करते हैं, पूरी इनलाइन स्टाइलिंग। तो इस वाली स्टाइलिंग को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। उसके बाद हमारे पास होती है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सुना नहीं होगा स्टाइल टैग के बारे में। स्टाइल टैग क्या करता है, सेम चीज करता है CSS वाली चीज, लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग HTML के अंदर ही वो चीज़ लिख पाएं, तो हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग style.css नाम की फाइल क्रिएट करें, हम लोग डायरेक्टली वो स्टाइलिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं। बट ये जो चीज़ है वो एक ही फाइल से लेके एक ही फाइल तक सीमित रहेगी। इसके अलावा आप लोग जो style.css वाली फाइल है उसको कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे इस वाले H1 को स्टाइलिंग देनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H1, और उसके बाद जो भी हमें उसको स्टाइलिंग देनी है, मैं यहाँ पे इसको H1 के बाद जो भी कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड जो भी मुझे इसको स्टाइलिंग देनी है, अब मैं इस वाली स्टाइलिंग को रिमूव कर दूंगा, या फिर मैं इसको कमेंट आउट करके इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से वो कर देता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली जो स्टाइलिंग है इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाली स्टाइलिंग को रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले H1 को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इस वाले H1 को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, H1 लिखा। अब मेरे को H1 को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कलर मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी मेरे को कलर यहाँ पे देना है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको येलो कलर दे दूँ, या और येलो को मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं नहीं डालूंगा, मैं इसको यहाँ पे कलर येलो लिख दूंगा एंड दैट्स ऑल। अगर मेरे को उसको कलर येलो देना है तो यहाँ पे ये येलो कलर का हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसे स्टाइलिंग देनी है तो आप लोग ये वाला वे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्या ये दोनों वेज रिकमेंडेड हैं? नहीं, ये वाले दोनों वेज रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को ज़्यादा सारी स्टाइलिंग करनी है तो आप लोग नहीं चाहोगे कि आपकी index.html फाइल पूरी क्लटर्ड हो जाए। आप लोग चाहोगे कि HTML का जो भी आपका ढांचा है वो एक अलग सेपरेट जगह पे रहे, एंड जो भी आप लोगों ने जो भी उसका मेकअप करा है वो सारा अलग जगह पे रहे। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ करनी है तो आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ती है style.css वाली फाइल। तो style.css वाली फाइल मैंने आप लोगों को क्रिएट करके दिखा दी है। अब इस वाली चीज़ के अंदर भी हम लोग ये सेम चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं H1 को यहाँ से उठा दूँ, H1 को कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको सेम स्टाइलिंग दे दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसको सेम चीज़ को यहाँ पे उठा के रख दिया एंड मैं इस वाले जो स्टाइल टैग है इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अगर आप लोगों को कमेंट आउट करना नहीं आता तो यहाँ पे कमांड स्लैश का यूज़ करो एंड जो भी आपका जो भी टेक्स्ट है वो कमेंट आउट हो जाएगा। आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल स्लैश का यूज़ करो तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ये जो स्टाइल दिया है वो दे दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने एक अलग फाइल में इसको स्टाइल दे दिया। अभी index.html को कैसे पता कि मैंने यहाँ पे style.css के अंदर इस वाले H1 का स्टाइल दिए। अब यहाँ पे मल्टीपल index.html, अगर यहाँ पे मल्टीपल HTML की फाइल्स होती तो इस वाले style.css को कैसे पता चलता कि इस वाले H1 को इसने स्टाइल दिया। तो उस चीज़ को करने के लिए कि यहाँ पे हम लोग दिखा पाए कि ये index.html इस वाले style.css से स्टाइलिंग ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले इसके अंदर हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। जो style.css हमने लिखा है हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिंक टैग का यूज़ करूँगा। लिंक से क्या होगा, अभी जैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक रहती है। लिंक के बाद मैं अगर यहाँ पे CSS लिखूँ, link:CSS, तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक डायरेक्टली एमिट की एब्रीविएशन आ जाएगी मेरे पास, जिसके थ्रू डायरेक्टली मेरे पास जो ये कोड है इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे style.css नाम की फाइल बनाई है, तो मैं यहाँ पे href को style.css ही रहने दूंगा। रेल का स्टाइल शीट, यहाँ पे रेल स्टाइल शीट क्यों डाला है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या जो भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
तो स्टाइल शीट क्रिएट करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे स्टाइल शीट। उसके बाद हम लोग कौन सी फाइल को यूज़ कर रहे हैं, style.css नाम की फाइल को, तो हम लोग यहाँ पे style.css यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ, अब यहाँ पे मैंने इस वाली चीज़ को कमेंट आउट कर दिया, तो यानी कि ये वाला कोड तो यहाँ पे जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ये कलर जो है, अगर मैं इसको रीलोड भी करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो फिर भी ये कलर येलो है, क्योंकि ये वाला जो कलर है अब ये यहाँ से आ रहा है। अभी हम लोगों ने इसको कलर को style.css फाइल के अंदर से भेजा है। सो दिस इज रियली नाइस थिंग ऑफ CSS। अगर आप लोगों को CSS लैंग्वेज को यूज़ करना है तो आप लोगों ने बेसिक CSS को यूज़ करना सीख लिया है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों को CSS फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, आप लोगों को क्रिएट कैसे करना है, आप लोगों को बेस पता चल चुके हैं कि CSS लैंग्वेज को कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अलग से स्टाइलिंग के लिए एक टैग बना सकते हैं, या फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा CSS फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 वेज थे हमारे पास CSS लैंग्वेज को यूज करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेक्टर्स के बारे में। अब सिलेक्टर्स क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने H1 को स्टाइलिंग दी। अभी सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे H1 बना दिए। अब मुझे चाहिए कि मैं सिंपली सिर्फ इस वाले H1 को स्टाइलिंग दूं, मैं इन बाकियों को स्टाइलिंग ना दूं। लेकिन अगर आप लोग अभी देखोगे तो यहाँ पे सारे H1s का कलर जो भी है येलो हो चुका है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। तो उस चीज़ को टारगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे H1 का यूज़ कर रहे हैं टारगेट करने के लिए। अब H1 क्या है, एक टैग है। अब हम लोग एक पूरी टैग कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग H1 टैग को कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो उसका कलर जो होगा वो येलो कलर का होगा। तो उस चीज़ को हम लोग को रिजोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ID या फिर क्लासेस। अब ID और क्लासेस क्या होती हैं, अब ID जैसे अगर मैं इस वाले H1 को एक ID दे दूँ, जैसे कि मैं इस वाले H1 को दे देता हूँ फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ID दे दी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड के नाम की। अभी या फिर इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, इसको फर्स्ट नाम की ID दे देता हूँ ताकि एक इजी वे में हम लोग इसको कर सकें। अभी मैंने इसको फर्स्ट नाम की एक ID दे दी है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जैसे हम लोग इसको H1 के नाम से टारगेट कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ID से टारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ID लिखी है फर्स्ट नाम की, अब हम लोग इसको ID से टारगेट करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे H1 लिखा था, मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि H1 को स्टाइलिंग मिल भी रही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने फर्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया था, जो भी हम लोगों ने ID प्रोवाइड की थी उस वाले फर्स्ट वाले HTML को, फर्स्ट वाले H1 टैग को, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वाले को स्टाइलिंग देंगे। उसको स्टाइलिंग देने के लिए, IDs को स्टाइलिंग देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैश सिंबल का। हैश सिंबल के बाद जो भी हम लोगों ने ID प्रोवाइड की है हम लोग वो एंटर कर देते हैं। तो उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस वाले सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस वाले सिंटैक्स को याद रखना कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ID प्रोवाइड की है फर्स्ट नाम की, तो अगर हम उसको स्टाइलिंग देनी है, अभी जो स्टाइलिंग हम चाहते हैं कि सिर्फ इस वाले H1 को मिले, तो हम लोग एक ID इस H1 को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वाले H1 को एक ID मिल गई। अब हम लोग उस ID को टारगेट कर रहे हैं उसको स्टाइल देने के लिए। अभी मैं इसका जो भी कलर है इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कलर का, ठीक है। अभी ये जो कलर है वो ब्लू कलर का हो गया। अब मैं इसको बार बार डबल कोट्स में क्यों लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं रिएक्ट नेटिव में कोड करता हूँ तो मेरे पास एक आदत हो चुकी है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव के अंदर एक थोड़ा सा अलग सिंटैक्स रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग आगे एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन CSS के अंदर आप लोगों को डबल कोट्स का यूज़ नहीं करना होता। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये है हेलो वर्ल्ड, उसका कलर जो है ब्लू कलर का हो चुका है। अब वो क्यों हो चुका है, समझिए इस बात को, कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले इसको स्टाइलिंग दे दी, अभी हम लोगों ने ये ID सिर्फ इसी को प्रोवाइड की, ये वाली ID सिर्फ इसी को ही प्रोवाइड किया हम लोगों ने, और ये वाली ID के थ्रू इसको पता चल रहा है कि हम लोग इस वाले हेलो वर्ल्ड को कह रहे हैं कि इस वाले हेलो वर्ल्ड का कलर जो है ब्लू कलर कर दो। और ये वाले H1 जो बाकी H1 है उनके पास कोई IDs तो है नहीं है, कोई क्लास नेम्स तो है नहीं है, तो उनके लिए कुछ पता नहीं है। तो फिर उसके लिए वो क्या देख रहा है, वो H1 को देख रहा है। तो H1 को यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है कि कलर येलो कर दो H1 का, तो वो चीज़ को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक हायरार्की रहती है कि अगर आप लोगों ने ID को यूज़ किया है तो यहाँ पे वो ID को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, या अगर आप लोगों ने टैग्स को यूज़ किया तो टैग से ज़्यादा ID को प्रेफरेंस मिलेगी, ID या क्लास नेम्स को। तो अगर आप लोगों ने टैग को यूज़ किया तो उसके ऊपर अगर आप लोग ID यूज़ कर रहे हो तो ID को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो ये वाली चीज़ आप लोग दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, अब ID तो एक चीज़ है, अभी इस ID को ना मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरी जगह दे के देखूँ क्या। अभी इस ID को मैं देखता हूँ दूसरी जगह देके, मैं इस वाली ID को सेम को यहाँ पे चिपका दूंगा यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, इस वाली को भी स्टाइल मिल गया, इस वाली को भी स्टाइल मिल गया, लेकिन अभी एक चीज़ रहती है,
आईडी को हम सिंपली यूज करते हैं एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। अब जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आईडी को हम लोग डिफाइन ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। अगर हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम एक सारे एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हमें सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास नेम्स का। क्लास नेम्स क्या होती है? अब क्लास को प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास एट्रीब्यूट, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास डबल कोट्स का साइन आ गया है मेरे को, एंड यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक सेकंड नाम का, या फिर मैं इसको क्लास के नाम का एक वो बना दूंगा, फर्स्ट क्लास नाम का। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास नाम का एक क्लास क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास नाम की मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। उसके बाद मैं चाहूँ तो ये वाली क्लास में किसी को भी दे सकता हूँ, जिसको मेरे को ब्लू कलर का जो भी कलर प्रोवाइड करवाना है वो उसको ये फर्स्ट क्लास नाम की क्लास दे सकता हूँ। तो अगर हम लोग आईडी यूज करेंगे तो आईडी को तो हम स्पेसिफिक एक जो भी हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करवाएंगे आईडी। हम लोग यहाँ पे ये चीज गलत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आईडी को, जैसे अगर हम लोग आगे जाके टेक्स्ट इनपुट्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे आईडी जो हम सिंगल कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज करने हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट के सारे एलिमेंट्स जो है मेरे ब्लू कलर के हो जाएं एंड जो ऊपर के वो एलिमेंट्स है वो मेरे पास, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये येलो, जो भी हमारे पास अलग कलर हमने प्रोवाइड किया है वो अलग कलर का रहे एंड ये वाले जो अलग कलर के रहे, तो हम लोग एक फर्स्ट क्लास को हम लोग एक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि ये पूरी क्लास को, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे भी ब्लू कलर आ गया था, तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर वो चीज़ लीगली कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास नाम की क्लास के अलग अलग डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूँ तो क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट का यूज। तो डॉट के लिए मैं डॉट लिखूंगा एंड उसके बाद मैं करूँगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, डॉट फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेपरेट कलर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कलर प्रोवाइड करूँगा, जैसे सपोज करो मैं ग्रीन कलर प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, मैं ग्रीन लिखा यहाँ पे, सेव करूंगा यहाँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट था हमारे पास, अभी हम लोगों ने उसको आईडी प्रोवाइड किया फर्स्ट वाली, तो उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो वो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो ब्लू कलर का हो चुका है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है जो हमारे पास फर्स्ट आईडी है उसको ब्लू कलर का कर दो। उसके बाद हम लोगों ने स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं की और जो हमने H1 को डायरेक्टली स्टाइलिंग प्रोवाइड की। उसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी आईडी यूज नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी क्लास नेम यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो जो है वो H1 के पास चला गया। तो H1 की वो स्टाइलिंग उसने ले लिया डायरेक्टली येलो वाली, तो यहाँ पे जो उसका कलर है वो बाय डिफॉल्ट वो येलो पे चला गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लास दी है, डॉट फर्स्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो वो फर्स्ट क्लास जिसको हम लोगों ने क्लास नेम फर्स्ट क्लास प्रोवाइड किया था उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पे जो भी सभी चीज़ों का कलर है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो अगर आप लोगों को एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को वो एक स्टाइल प्रोवाइड करना है तो आप लोग क्लासेस का यूज करते हो। अगर आप लोगों को एक सिंगल एलिमेंट को एक स्टाइल प्रोवाइड करना है तो आप लोग आईडीज का यूज करते हो। अगर आप लोगों को पूरे जाति को, एक जाति थोड़ी ना कहूँगा मैं, अगर आप लोगों को पूरे एक एलिमेंट को एक स्टाइल प्रोवाइड करना है तो आप लोग पूरे एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी हमारे पास पूरा। अगर आप लोगों को सिलेक्टर्स के बारे में जानना है तो ये हमारे पास 3 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। हम लोग आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग टैग्स से सिलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग क्लास नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास होते हैं सिलेक्टर्स। अब यहाँ पे आईडी होता है हमारे पास, हम कुछ भी नहीं देके हम लोग टैग से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें जो है हमारे पास, जो भी अगर हम लोगों को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है उन चीजों में काम आती है। तो ये था हमारे पास सिलेक्टर्स का टॉपिक। अभी हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्टर्स के बारे में जाना, जैसे कि आईडीज के बारे में जाना, क्लासेस के बारे में जाना, हम लोगों ने टैग्स वाले सिलेक्टर्स का भी यूज किया। अभी आप लोग थोड़ा सा टेंशन मत लो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं कलर्स और बैकग्राउंड्स के बारे में। अब कलर्स और बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कलर प्रोवाइड किया। अभी कलर वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए नई भी हो सकती है, हम लोगों ने पहले भी इस चीज को यूज किया था HTML वाले ट्यूटोरियल के अंदर भी। अब कलर क्या करता है, जैसे हमें टेक्स्ट का कलर जो भी, अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो हमें कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसके लिए। जो हमारे जो टेक्स्ट के कलर है, जो सिर्फ टेक्स्ट के कलर को चेंज करती है, उसको हम कहते हैं कलर वाली प्रॉपर्टी। तो कलर वाली प्रॉपर्टी जो है हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का कलर जो है वो ब्लू कलर कर दिया, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर को जो भी एक वैल्यू थी वो मैंने ब्लू प्रोवाइड कर दी। मैं यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकता था यहाँ पे। अब सपोज करो आपका कोई भी फेवरेट कलर है, जैसे पिंक कलर हो सकता है वो, तो पिंक कलर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा एंड यहाँ पे जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा। सो दिस इज लाइक कलर्स। अगर आप लोगों को कलर प्रोवाइड करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है मेरा इस सेपरेट कलर का हो, तो वो आप लोग यूज करोगे कलर
प्रॉपर्टी का। उसके बाद होते हैं हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स। अब बैकग्राउंड कलर्स भी हम लोगों ने इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर देखा उसके पहले। जैसे हम लोग, अगर मैं चाहता हूँ इन सारे H1s का बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा अच्छा सा कलर मेरे को मिल जाए तो यहाँ पे हम लोग कॉर्न सिल्क नाम का, ये नया सा कलर मैंने भी पहली बार देखा, तो कॉर्न सिल्क नाम का हम ये कलर कर देंगे। अभी कॉर्न सिल्क नाम कलर जो है वो सभी H1s के पीछे चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे कलर्स दिए थे H1 को, तो उसके बाद हम लोगों ने जो भी H1 को सारे H1 को कलर लग रहे थे जब तक हम लोगों ने आईडीज और क्लास नेम्स नहीं प्रोवाइड किए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आईडीज और क्लास नेम्स क्रिएट करके अलग अलग चीजों को प्रोवाइड करवा दिए। यहाँ पे लास्ट वाली चीजों को हम लोगों ने क्लास नेम्स प्रोवाइड करवा दी एंड ऊपर वाली चीजों को हम लोगों ने आईडीज प्रोवाइड करवा दी। तो अभी अगर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजों पे लग जाए बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको डायरेक्टली H1 को भी दे सकता हूँ। अभी H1 गया नहीं है कहीं पे भी, अभी यहाँ पे आईडी है तो कोई बात नहीं, मैं आईडी को भी दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि सारे H1 के पीछे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे H1 को डायरेक्टली दे दूंगा अनटिल अनलेस मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि अगर मैं आईडी और क्लास नेम के अंदर बैकग्राउंड कलर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे H1 को पूरी जो भी इसकी पूरी कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी कह रहा हूँ मैं, इसका जो भी पूरा टैग है, इन सभी टैग्स के बाद जो एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी H1 टैग्स के पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो ये था हमारे पास बैकग्राउंड कलर, जो कि सारे अलग अलग टैग्स के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि एक जो भी हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है, अभी ये बैकग्राउंड कलर जो है सिर्फ हम लोग टेक्स्ट के पीछे नहीं यूज कर सकते, हम लोग और भी चीजों के पीछे यूज कर सकते हैं। अब जैसे अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर अप नहीं किया था, जो कि था एक बहुत ही बड़ा टॉपिक एंड बहुत ही वास्ट टॉपिक रहता है, जो था डिव का टॉपिक। अब डिव क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे घर पे एक बाल्टियां यूज करते हैं, हम लोग डब्बे यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। हम लोग उनके अंदर चीजें स्टोर कर सकते हैं। बाल्टी के अंदर हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं, हम लोग कंटेनर्स के अंदर हम लोग दाल चीनी चावल सब चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिव क्रिएट कर सकते हैं एंड उस डिव के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। अब ये जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इन सभी डिव्स को मैं अलग अलग कंटेनर्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे इन सभी को मैं काट के यहाँ पे अलग अलग कंटेनर्स के अंदर मैं इनको डाल दूंगा, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, मैं अगर इन सबको अलग अलग कंटेनर्स के अंदर डाल दूंगा, इससे क्या होगा कि मैंने इन सभी चीजों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या होगा, अब मैं इन सभी को कोलैबोरेटिवली स्टाइलिंग प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास ये है डिव, ये वाला है। अब ये जो H1 के एलिमेंट्स है ये सारे इस वाले डिव के अंदर आते हैं, इस वाले और इस वाले, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहे हैं एंड यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो इस वाले डिव को मैं अगर मैं चाहता हूँ इसको पूरे को स्टाइलिंग प्रोवाइड करवाना, इस पूरे को एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करवाना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक क्लास नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे एक जैसे क्लास डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका मैं नाम रख दूंगा सपोज कीजिए डिव क्लास, ठीक है। डिव क्लास रख देते हैं हम लोग इसका नाम। मेरे को पता है मैं नाम अच्छे नहीं रखता हूँ बट क्या करूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिव क्लास रख दिया यहाँ पे इसका नाम। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे हम लोग एक्वा कलर प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई भी कलर प्रोवाइड करवा सकते हो, हम लोगों ने एक्वा चूज किया है यहाँ पे। अभी ये जो पूरे को बैकग्राउंड कलर मिल चुका है, देखो यहाँ पे स्पेसेस जो आ रहे हैं ना, उनको भी उनके बीच में आप लोगों को बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। अगर मैं इसके जो भी टेक्स्ट के बीच के बैकग्राउंड, टेक्स्ट के पीछे के बैकग्राउंड कलर्स को कमेंट आउट कर दूं, तो आप लोगों को दिखेगा कि इस पूरे कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। तो हम लोगों ने जो डिव क्रिएट किया था, जहां पे वो क्लोज हुआ, वहां तक एक पूरा बैकग्राउंड कलर इस चीज को मिल चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग एक टेक्स्ट क्रिएट करो, उसके पीछे अगर आप लोग एक सेपरेट, जैसे हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, उसके ऊपर जो भी हमारे पास हीरो सेक्शन होता है, वो हीरो सेक्शन क्या होता है, जो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन दिखता है ना, वहाँ पे हेडलाइन लिखी होती है वेबसाइट की, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टेक्स्ट भी होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस पूरे टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो उस चीज को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का, उसको हम रैप करते हैं पूरे डिव के अंदर। तो डिव क्या काम करता है, हमारे इस चीज को रैप करने के लिए हम लोग कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। अब इस वाले कंटेनर को भी मैं एक सेपरेट स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं सेपरेट स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा सेकंड डिव क्लास के बारे में, सेकंड डिव क्लास करके इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं जो भी है एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा सेकंड डिव क्लास को। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड, ठीक है, रेड, लेट्स कीप इट सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इसका रेड किया एंड उसके बाद मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो रेड कलर है वो पूरे कंटेनर के पीछे आ गया एंड इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एक अलग डिव बन चुका है, यहाँ पे ये एक अलग कंटेनर बन चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंटेनर में डिवाइड करना है कोड को, तो आप लोग डिव कीवर्ड का यूज करते हो।
आई होप यू गेट माई पॉइंट, क्योंकि हम लोग ये इस वाली चीज को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे आने वाले कोड के अंदर। एंड डिव्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर हम लोग टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट से ज्यादा हमारे कोड के अंदर डिव्स यूज होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। आप लोग इस वाली वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हो इस वाले टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोगों ने बात की कलर्स के बारे में, बैकग्राउंड्स के बारे में, बैकग्राउंड कलर्स के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में। अभी इमेजेस क्या होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी इमेजेस के बारे में। मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, लेट्स कीप इट क्लीन। अभी मैं ये वाले कोड को गिटहब का जो भी लिंक है वो नीचे दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा वहां से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज को इम्पोर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज टैग का यूज करूंगा एंड यहाँ पे SRC डाल के यहाँ पे कोई भी एक इमेज लेके आऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे पिछली बार हम लोग शिमचन की इमेज लेके आए थे, हम लोग अब की बार डोरेमोन की इमेज लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डोरेमोन इमेजेस सर्च करेंगे एंड यहाँ पे जो भी एक फाइल टाइप PNG हमको मिल जाए वो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। जैसे अभी ये वाली इमेज अच्छी इमेज है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक PNG इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसका जो भी विड्थ और हाइट है इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग इसको CSS के थ्रू एडजस्ट करेंगे। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को इम्पोर्ट किया एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज तो आ गई है भाई, बहुत अच्छी दिख भी रही है। अभी हम लोग चाहते हैं इसको इमेज को, यार हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हम लोगों को थोड़ा छोटा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इमेज के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं विड्थ और हाइट करके। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको स्टाइलिश रखेंगे, हम लोग इसको प्रोवाइड करवाएंगे CSS के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको एक क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे या फिर हम लोग एक ID प्रोवाइड करेंगे, कि हम लोग एक ही इमेज को ये वाली स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस इमेज को एक ID प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे डोरेमोन। डोरेमोन की स्पेलिंग होती है ना, डोरेमोन। ठीक है, तो हम लोग इस वाली चीज को कॉपी करके हम लोग इस वाली चीज को स्टाइलिंग देंगे। तो इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम लोग हैश डोरेमोन का यूज करेंगे। तो हैश डोरेमोन एंड हम लोग इसको स्टाइलिंग देंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो रहे हमारे पास लगभग 100 पिक्सल्स की, एंड जिसकी हाइट है वो मैं चाहता हूँ कि वो भी इसकी 100 पिक्सल्स की हो। तो हम लोग इसको विड्थ और हाइट को 100 पिक्सल का कर देंगे एंड लेट्स सी कि अगर इसको रिलोड करेंगे तो ये देखो ये इमेज छोटे हो गई। अब ये 100 पिक्सल की विड्थ ले रही है एंड 100 पिक्सल की हाइट ले रही है। तो अगर हम लोगों को इमेज को साइज देना है तो हम लोग विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता था तो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी क्यों यूज होती है, अगर विड्थ क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हैं, विड्थ और हाइट क्या होती है। जैसे इसको अगर आप लोग एक रेक्टेंगल समझ लो तो इसकी जो विड्थ होगी तो वो ये होगी, जिसकी विड्थ होगी वो ये होगी एंड जिसकी हाइट होगी वो ये होगी। तो विड्थ और हाइट को हम लोग कोड के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम यूज करते हैं विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का। तो अगर आप लोगों को विड्थ और हाइट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डिफाइन करनी है तो आप लोग विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करते हो, जैसे हम लोगों ने इमेजेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज किया। जैसे अभी ये इमेज की इतनी बड़ी इमेज आ रही थी हमारे पास, तो हम लोगों ने इस इमेज को छोटा कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को इमेज को छोटा करना है तो आप लोग ये चीज यूज करोगे। ठीक है, इतना तो हमारे पास इमेजेस के बारे में था। अगर मैं चाहता हूँ इस इमेज को बीच में लेके आऊंगा इस चीज को, तो बीच में लाने के लिए एक थोड़ा सा एडवांस सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम आगे ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को ना थोड़ा सा बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो डोरेमोन की इमेज है वो थोड़ा सा बॉर्डर के अंदर आए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इमेज को एक बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कीवर्ड लिखूंगा यहाँ पे एंड बॉर्डर के बाद एंटर करूंगा। अब बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि एक बॉर्डर की विड्थ जो होगी, लेट्स से मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे मैं 5 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स होते हैं बॉर्डर्स के हमारे पास, जैसे बॉर्डर के डैश्ड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। डैश्ड क्या होता है, वो बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, उस लाइन को कटी कटी लाइन आती है। तो वो सब चीजें भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे सॉलिड आ गया। अभी मेरे को कलर डिफाइन करना है, हमारे बॉर्डर का क्या कलर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि डोरेमोन का कलर कौन सा था, ब्लू कलर का होता है ना, तो ब्लू कलर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर यहाँ पे प्रोवाइड किया एंड यहाँ पे जो एक बॉर्डर है वो यहाँ पे आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो इसकी हाइट थी, ये हमारे पास विड्थ थी, अब इतना ही हमारे पास बॉर्डर आ गया, समझे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक बॉर्डर प्रोवाइड करना है, जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं टेक्स्ट के अराउंड एक बॉर्डर प्रोवाइड करना है, हम लोग टेक्स्ट के अराउंड भी कर सकते हैं, हम लोग इमेज के अराउंड भी कर सकते हैं, हम लोग डिव्स के अराउंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एक बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो आप लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हो।
उसके बाद आप लोग स्पेसिफाई करते हो आपका जो भी आपके पास जो भी विड्थ रहेगी इस बॉर्डर की, जैसे कि अभी ये 5 पिक्सल का थोड़ा सा मोटा सा बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको पतला भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 पिक्सल कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत ही पतला बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे मैं इसको 100 पिक्सल भी कर सकता हूँ। ये 100 पिक्सल बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 100 पिक्सल और इसके अंदर यूं लग रहा है कि डोरेमोन की इमेज यहाँ पे प्लेस हुई हुई है, तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड प्रॉपर्टी है, अब मैं सॉलिड को चेंज करके यहाँ पे डैश भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डैश जब मैं करूंगा तो आप लोग देखोगे कि जैसे अगर मैं इसको डैश के लिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा ना इसको वो कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी बॉर्डर की विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो 5 पिक्सल जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे तो ये डैश चीजें दिख रही है हमको, यहाँ पे बीच बीच में स्पेसिंग सी आ रही है, तो ये थोड़ा सा डैश वर्जन दिखाने के लिए। अब ये ज्यादा विड्थ में काम नहीं करेगी, लेकिन कम विड्थ में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग सा स्टाइल दिखाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके लिए आप लोग डैश प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक बॉर्डर का पूरा एक ही लाइन के अंदर हम लोगों ने पूरा एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया था। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करके इसको थोड़ा सा अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर इसको देखते हैं इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉर्डर का विड्थ प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम लोगों ने सबसे पहला जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे 5 पिक्सल्स प्रोवाइड किया था, हम लोग यहाँ पे सेम चीज प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम लोग 3 पिक्सल्स कर देंगे उस चीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लोग डैश दे रहे थे, सॉलिड दे रहे थे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि हमारे पास डबल भी है। डबल क्या होगा, डबल डबल बॉर्डर आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर में हम लोग बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग चॉकलेट कलर प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बॉर्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे डबल बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आप लोगों को डबल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल की डबल प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल रही है। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज तो कवर अप करने नहीं वाला, आप लोग एक्सप्लोर करो इन सारी प्रॉपर्टीज को, लगा लगा के देखो कि यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या काम करती है। तो ये चीज अगर आप लोग लगा के देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो लगा के देखो क्या क्या चीजें क्या क्या काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे मार्जिन्स और पैडिंग्स के बारे में। अब मार्जिन्स और पैडिंग्स बड़े बड़े नाम लग तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर मेरे को चाहिए कि मैं इस इमेज को, जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा रिलोड कर लेते हैं, एंड अगर मैं चाहता हूँ इस इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन मिल जाए, इस लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अभी मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चिपकी से रहे लेफ्ट साइड के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेफ्ट से स्पेस मिल जाए। तो उसको मैं करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मार्जिन लेफ्ट दे दूँगा। तो मार्जिन लेफ्ट देने से क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर 30 पिक्सल्स की मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ इस चीज़ को, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गया। अब ये स्पेस किसकी वजह से है, यह है मार्जिन की वजह से। मार्जिन क्या करती है, बॉर्डर के बाहर, जैसे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट अगर हम लोग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम लोग पैडिंग होती है, बॉर्डर होता है और मार्जिन होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे बॉर्डर पे ऊपर मैंने होवर अप किया हुआ है, तो यहाँ पे डोरेमोन के जो ये बॉर्डर्स थे वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो वो हाईलाइट क्यों हो रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारा जैसे सबसे पहले होते हैं हमारे पास एक कंटेंट जो हमारे पास डोरेमोन की इमेज है, उसके बाद हमारे पास होती है पैडिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉर्डर के अंदर से इसको पैडिंग दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर इसके बाहर बिल्कुल फेस से चिपके ना रहे, मैं चाहता हूँ कि थोड़े बार इसको स्पेस दे दे अंदर से, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैडिंग। उसके बाद होता है हमारे पास बॉर्डर जो कि इसको थोड़ा पैडिंग को कवर अप करता है बाहर की तरफ से। उसके बाद होती है हमारे पास मार्जिन। अगर हम लोगों को बॉर्डर के बाहर मार्जिन देनी है तो हम लोग यूज करते हैं मार्जिन का, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए कि जो हमारे पास फ्रेम है, हमारे पास ये वाला फ्रेम है, इसके अंदर हमारे पास मार्जिन मिले, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंदर स्पेसिंग मिले, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग का यूज करेंगे। अगर हम लोगों को सारी तरफ से मार्जिन पैडिंग्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग यहाँ पे डालेंगे एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 40 पिक्सल्स यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। 40 पिक्सल्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो इमेज थी हमारे पास, इसको सारी तरफ से स्पेसिंग मिल चुकी है अंदर की तरफ से। और अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट भी करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पैडिंग है यहाँ पे 40 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये जो पैडिंग है अंदर से 40 की दे रहा है, 40 पिक्सल्स की। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है 3 पिक्सल्स का। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन लेफ्ट दी थी 30 पिक्सल्स की, तो यहाँ पे वो आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारे पास कंटेंट जो हम लोग को डिस्प्ले करना है। उसके बाद होती है हमारे पास पैडिंग। अब ये पैडिंग क्या होती है, जो कि हम लोगों को अंदर से स्पेस देती है उस चीज़ को। उसके बाद होता है हमारे पास बॉर्डर। अब हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर हम लोगों ने खुद क्रिएट किया, तो ये बॉर्डर होता है। उसके बाद हम लोगों के पास होते हैं मार्जिन। अब मार्जिन टॉप भी हो सकते हैं, मार्जिन राइट भी हो सकते हैं, मार्जिन बॉटम भी हो सकती है, या फिर हम चारों तरफ की एक साथ दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पैडिंग की थी।
हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सारी तरफ से इसको मार्जिन मिल जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 पिक्सल्स की मार्जिन दे दूँ सारी तरफ से, तो यहाँ पे इसको सारी तरफ से 100 पिक्सल्स की मार्जिन मिल जाएगी एंड ये जो इमेज है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये तो था हमारे पास मार्जिन और पैडिंग का टॉपिक। अगर आप लोगों को स्पेसिंग देनी है अपने कंटेंट के लिए तो आप लोग मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हो। उसके बाद होता है हमारे पास टेक्स्ट। अब टेक्स्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे H1 टैग्स का यूज़ करते हैं, हम लोग P टैग्स का यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम लोग इमेज को कमेंट आउट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए डोरेमोन को साइड में रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे P टैग क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट डालते हैं लाइक दिस चैनल इज ओके, दिस चैनल इज बेस्ट, दिस चैनल इज बेस्ट। ठीक है, अभी हम लोगों को इसको स्टाइल प्रोवाइड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको यहाँ पे भी स्टाइल प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड करवा के देखते हैं एक बार कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग देखोगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे। यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स यहाँ पे दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को। ठीक है, अभी आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स दे दिया, सेव किया। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों आ रही है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को एक बार हटा दूँ यहाँ से, मैं इसको सेव करूँ, उसके बाद अभी तो ये इतनी नॉर्मल हाइट पे उस पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये नॉर्मल इतना है, दिस चैनल इज़ बेस्ट इतना आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम किया होगा तभी इतना बड़ा दिख रहा था, यहाँ पे अभी इतना आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको स्टाइल प्रोवाइड करवा देता हूँ तो इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉपर्टी है जो कि अगर हम लोगों को टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो उस काम में यूज़ होती है। तो अगर हम लोगों को टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जिसका हम लोग नाम रख देंगे चैनल। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे चैनल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसका नाम जो है चैनल रख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैनल को स्टाइलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग हैश चैनल लिखेंगे एंड हैश चैनल को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हम लोग यहाँ पे इसको 100 पिक्सल्स कर देंगे, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए हमारा टेक्स्ट। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ को 100 पिक्सल किया एंड यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो बड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किया। अभी आप लोगों ने अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिलीज देखी होंगी, जैसे कि ये तो एक बेसिक सी फ़ॉन्ट फैमिली है सेरिफ वाली। अभी हम लोगों को चाहिए कि हम एक अलग फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर पाए हमारे टेक्स्ट के अंदर। ये वाला जो टेक्स्ट है यार, इसका मेरे को ये जो राइटिंग स्टाइल है वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट क्या होता है, जैसे कि ये राइटिंग स्टाइल, हम लोगों को जो टेक्स्ट है इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है, इसके फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना है मेरे को इसको, तो मैं क्या करूँगा, एक बार एक वेबसाइट होती है fonts.google.com, या फिर अगर आप लोग गूगल फ़ॉन्ट्स भी लिखोगे तो भी आप लोग वहाँ पे पहुँच जाओगे। गूगल फ़ॉन्ट्स यहाँ पे लिखो एंड जो भी पहली वेबसाइट आएगी आप लोग वहाँ पे जाके कोई भी एक फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा फ़ॉन्ट हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे हम लोग इस वाले फ़ॉन्ट को यहाँ पे से उठा लेंगे। अब इसको उठाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि हम लोगों को ये वाला जो स्टाइल है, ये रेगुलर 400 वाला स्टाइल है, अगर हम लोगों को इस वाले स्टाइल को उठाना है, हम लोग यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ लिंक्स यहाँ पे हम लोगों को एम्बेड करने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करेंगे। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले इस वेबसाइट के अंदर, हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे से हम लोग इस चीज़ को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने VS कोड के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने CSS को इम्पोर्ट किया था उससे पहले हम लोग इस चीज़ को राइट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। जस्ट कॉपी पेस्ट एंड वो चीज़ वहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर मेरे को इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, जैसे अभी ये है नॉर्मल सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली है, अगर उसको चेंज करना है इस वाली चीज़ के अंदर ताकि हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा सा दिखे, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को कॉपी करेंगे एंड जिस भी टेक्स्ट को हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवानी है, जैसे इस केस में हम लोग चैनल वाली आईडी वाले टेक्स्ट को हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम लोग इस वाली चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर देंगे सिंपल एंड मैं इसको सेव करूँगा। इतना कर दिया। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो दैट्स इज रियली नाइस। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर एंड वाओ, लाइक कितना ज़्यादा ट्रांजिशन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। दिस चैनल इज़ बेस्ट, तो अभी तो आप लोगों को बिलीव हो ही गया होगा, दिस चैनल इज़ रियली बेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को टेक्स्ट को फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले गूगल फ़ॉन्ट्स वाली वेबसाइट पे जाते हो। जो भी आप लोगों को फ़ॉन्ट चाहिए होता है, जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे, अभी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे
amazon.in के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कोई भी बेसिक सेरिफ टेक्स्ट यूज़ नहीं करते, ये अपनी अलग फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हैं। तो वो फ़ॉन्ट फैमिली को अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर स्पेसिफिक रखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है वर्क सैंस या फिर पॉपिंस, यहाँ पे रोबोटो या फिर पॉपिंस सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करना प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए तो आप लोग ये वाले दो फ़ॉन्ट्स को तो याद रख सकते हो, एक तो रोबोटो और एक पॉपिंस। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनको यूज़ करने के लिए भी क्या ये करना होता है आप लोगों को, डायरेक्टली इन वाली चीज़ों को कॉपी करो, वहाँ पे इंपोर्ट करो एंड दैट जो भी उसकी प्रोसेस है उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सिंपल ये वाली चीज़ को कॉपी करना है एंड वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अब इस वाली जो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया है बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है, मेरे को मैंने पहली बार देखा, पर दिस इज़ रियली नाइस फ़ॉन्ट। तो अगर हम लोगों को और भी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है, अभी मैं एक और फ़ॉन्ट का एग्जांपल देके दिखाता हूँ, उस वाले फ़ॉन्ट के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। जैसे हम लोग इस पॉपिंस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ़ॉन्ट को बंजी स्पाइस को तो हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, या फिर और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम लोगों को सारे स्टाइल्स चाहिए ना इस फ़ॉन्ट के, जो भी इस फ़ॉन्ट का वेट बढ़ता जा रहा है, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है एंड ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, तो ये वाली सारे स्टाइल्स को हम यहाँ से उठा लेंगे, प्लस 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 करके सारे स्टाइल्स को हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताता हूँ आप लोग को क्या करना है हम लोगों को। इसके बाद जैसे ही हम लोग सारे स्टाइल्स को उठा लेंगे, एक ही स्क्रिप्ट बननी है इस चीज़ की पूरी की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बंजी स्पाइस जो था ना हमारा, उसको भी यहाँ पे उठा लेंगे। जो भी हम लोगों को फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं हम लोग एक बारे में उठा लेंगे सभी फ़ॉन्ट्स को, ठीक है। उसके बाद जो एक लिंक की ये स्क्रिप्ट जनरेट होगी, अभी मैं जो क्या करूँगा, ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर पॉपिंस वाला फ़ॉन्ट भी है एंड ये बंजी स्पाइस वाला फ़ॉन्ट भी है। तो अगर मेरे को इसको चीज़ को यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, ये जो हम लोगों ने पहले इंपोर्ट किया था ना, मैं इस वाली चीज़ को हटा दूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पॉपिंस फ़ॉन्ट भी इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस वाली चीज़ को हटा के ये वाली चीज़ नहीं डाल दी। अब उससे क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ कहीं जगह पे तो मैं बंजी स्पाइस फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ एंड कुछ जगह मैं ये पॉपिंस का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं दो फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकता हूँ हमारी एक सिंगल वेबसाइट के अंदर। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब सब्सक्राइब मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, सॉरी। तो यहाँ पे सब्सक्राइब मैं यहाँ पे लिख दूँगा सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करवाऊँगा, हैश सब्सक्राइब यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड देन मैं इसको स्टाइलिंग जो भी, अब मैं इसको क्या करूँगा, पॉपिंस वाला फ़ॉन्ट दूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉपिंस वाले फ़ॉन्ट को कॉपी पेस्ट कर दूँगा वहाँ से जो मैंने उठाया था। जैसे मैंने यहाँ पे बंजी स्पाइस वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे पेस्ट किया था, मैं वैसे ही पॉपिंस वाला फ़ॉन्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं इसको भी फ़ॉन्ट साइज़ वही दे दूँगा 100 पिक्सल्स वाला जो कि हम लोगों ने ऊपर दिया हुआ है, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो सेम दिखे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, जैसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो सब्सक्राइब वाला जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पॉपिंस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ किया। अभी ये जो टेक्स्ट है पतला सा आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रेगुलर वाले फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ कर रहा है, फ़ॉन्ट वेट को यूज़ कर रहा है। तो उस फ़ॉन्ट वेट को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेट का। तो फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, उसके टेक्स्ट की थोड़ी सी बोल्डनेस को बढ़ा देता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे 900 कर दूँ तो ये सबसे ज़्यादा मोटा टेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये सब्सक्राइब वाला जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा मोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसको वहीं 100 कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। मैं इसको सेव कर दूँगा एंड इसको सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा तो ये सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पतला हो गया। तो दिस इज फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को फॉन्ट के वेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आप लोगों को उसकी बोल्डनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आप लोग फॉन्ट वेट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। एंड वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ही फॉन्ट्स के साथ यूज़ होती है। अब जैसे यहाँ पे रेगुलर 400 वाली फॉन्ट ही था हमारे पास, तो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट वेट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पॉपिंस के अंदर हमारे पास जो था, हमारे पास ऑप्शन था, हम लोगों के पास इतने सारे जो भी हमारे पास स्टाइल्स थे फॉन्ट के, तो हम लोग फॉन्ट वेट को यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास होते हैं लिंक्स। अब लिंक्स हम लोगों ने पहले भी HTML वाले ट्यूटोरियल के अंदर बात की थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन वाली चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लिंक्स को देखते हैं। अब लिंक को हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक ए टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ए टैग के अंदर हम लोगों को जो भी चीज़ डालनी है, जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास डाल दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं ID भी डाल सकता हूँ, क्लास भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे अब लोग को क्लास दिखाने वाला हूँ।
ठीक है। यहाँ पे क्लास के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्लिक। ठीक है, मेरे को कस्टमाइज करना है तो मैं यहाँ पे डॉट क्लिक डालूंगा एंड मैं इसकी जो भी स्टाइलिंग है वो लिख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक href डाल देते हैं, href google.com। ठीक है, अब यहाँ से रेफरेंस मिल रहा है कि अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा google.com पे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोगों ने HTML वाले ट्यूटोरियल के अंदर भी ये चीज़ देखी थी। इसको अब मेरे को कस्टमाइज करना है। अभी मेरे को एक डार्क पर्पल सा कलर का टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को इसके नीचे अंडरलाइन दिख रही है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस वाले क्लिक वाले इस चीज़ को कस्टमाइज करूँगा। अभी मुझे अगर इसकी अंडरलाइन वाली चीज़ को हटाना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं नन कर सकता हूँ। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर एक सिंपल टेक्स्ट है तो उसको मैं अंडरलाइन कर भी सकता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के थ्रू, और मैं उसको हटा भी सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको नन कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो नीचे इसकी लाइन आ रही थी ना वो हट चुकी है। तो अगर इस लाइन को अगर मेरे को लगाना है वापस तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, और अगर इसको हटाना है तो मैं इसको नन कर दूंगा। तो ये है प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को अंडरलाइन देनी है। आप लोग जो HTML के थ्रू भी अंडरलाइन दे सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को CSS के थ्रू देनी है तो आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। उसके अलावा अगर मेरे को इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अब कलर चेंज करना तो आप लोग सबको आ ही चुका होगा। इसके अंदर हम लोग अब की बार देंगे, हम लोग देंगे पर्पल कलर। पर्पल तो था ही ना यार, हम लोग इसको देंगे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर देंगे। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का हमारे पास एक लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे जो भी हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं इसको यहाँ पे पॉइंटर शो हो रहा है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस में भी जा सकते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, लेकिन हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं। सो सैड फॉर यू। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट क्लिक है ना, जैसे डॉट क्लिक है अभी मेरे को चाहिए कि मैं इसके ऊपर अगर होवर करूँ तब इसके ऊपर अंडरलाइन दिखे। जैसे अगर मैं इसके ऊपर उंगली लेके जाऊँ तब इसके ऊपर अंडरलाइन दिखे, वरना ना दिखे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट क्लिक, यहाँ पे होवर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये वाली जो चीज़ आप लोगों की नहीं है, मैं जानता हूँ ये नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर लो एक बार कि अगर आप लोगों को एक लिंक आप लोग क्रिएट कर रहे हो, उसके अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर उसके ऊपर होवर करो तो आप लोगों का जो भी अंडरलाइन वगैरह, अगर आप लोगों को कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ देनी है वहाँ पे, तो अगर आप लोगों को वो चीज़ करनी है तो आप लोगों को यहाँ पे स्लैश ये कॉलन होवर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है होवर वाली प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहा है, उसके उस मोमेंट को टारगेट कर रहा है कि जब वो होवर होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इस वाली चीज़ को याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर नहीं भी याद हो रही है ना तो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि अगर आप लोगों को टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है कि होवर होने पे हमारे टेक्स्ट का कलर जो भी चेंज हो जाए, तो आप लोग गूगल पे डायरेक्टली लिखो एंड गूगल जो आपको ये सेम चीज़ वहाँ पे लिख के दे देगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक अंडरलाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, सेव करूँगा एंड यहाँ पे अभी तो यहाँ पे कोई भी अंडरलाइन नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही होवर करूँगा वहाँ पे अंडरलाइन आ गई। ये चीज़ हम लोग होवर प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। तो यहाँ पे होवर होती है हमारे पास, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही होवर करूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन से, जैसे अभी व्हाइट था बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ इसका ब्लैक हो जाए। जैसे सिंपल अभी तो यहाँ पे ब्लैक वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन जैसे ऊपर लेके जाऊँ वहाँ पे ब्लैक कलर का हो जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपके ऊपर है, आप लोग कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो। ये सभी वेबसाइट्स के लिए अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि ये चीज़ें आप लोगों को कैसे करनी है। ठीक है, ये तो था हमारे पास लिंक्स के लिए। अब डॉट क्लिक के बाद ना आप लोग और भी अगर आप लोग ये डालोगे ना डॉट क्लिक के बाद, अब आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे ऑप्शनल बहुत सारे। अब इनमें से बहुत सारे को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, सच्ची बताऊँ तो मैं खुद भी नहीं जानता इन सारे ऑप्शंस को, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस इनमें से यूज़ होते नहीं हैं कभी भी। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं होवर वाले, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है होवर वाला ऑप्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हम लोगों ने डिव्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली चीज़ को कमेंट आउट कर देंगे एंड डिव्स को एक बार रिवाइव कर लेंगे दोबारा से। एक वाले डिव को हम लोग एक बार रिवाइव कर लेंगे। इसको रिवाइव करने के लिए मेरे को अलग जनरेट करने पड़ेंगे। इसको मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, Ctrl+X, एंड इसको निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा एंड इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको वहाँ से उठा के ले आया हूँ यहाँ पे। अब इसको मेरे को डिस्प्ले, अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्प्ले से क्या होगा बेसिकली,
मैं आप लोगों को करके ही दिखाता हूँ। जैसे सेकंड डिव क्लास, जैसे ये फर्स्ट क्लास वाली क्लास है, मैं क्या करूँगा, इसी फर्स्ट क्लास वाली क्लास की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या फर्स्ट क्लास वाली बना रखी है ना, इसको मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगा, डिस्प्ले, एंड इसको मैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिस्प्ले को इनलाइन कर सकता हूँ। अब इनलाइन से क्या होगा, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब ये हेलो वर्ल्ड, जैसे अभी तो अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइनों में आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखा, वैसे ही ये चीज़ हेलो वर्ल्ड सारा एक ही लाइन में आने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि H1 जो है वो ब्लॉक टैग है, वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक लेता है। अगर आप उसको एक सिंगल एक टेक्स्ट भी लिखना है तो फिर भी वो पूरा एक ब्लॉक लेता है। लेकिन अभी जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, इस वाले प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है। अगर हमको इसको पूरे टेक्स्ट को, अगर हमको ब्लॉक में नहीं चाहिए, हम लोग चाहते हैं इसको इनलाइन आ जाए वो चीज़, तो हम लोग उसको इनलाइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे एंड वो वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे एंड आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख जाएंगी। ग्रिड है, कंटेंट्स है, फ्लेक्स बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारी इनलाइन फ्लेक्स है। सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करके देख सकते हो आप लोग, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काम होते हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत और भी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाने नहीं वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा वरना तो। इसके लिए आप लोग यहाँ पे ट्राई करना शुरू कर दो। यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिमूव करो एंड यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा के इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे वन बाय वन यूज़ करना शुरू करो, तो आप लोगों को दिखने लग जाएगा कि आप लोग क्या चीज़ यहाँ पे कर पाने लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस वाली प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देते हैं एंड ये वाला जो सेकंड डिव क्लास है ना, इसको टारगेट करेंगे अब हम लोग। अभी हम लोगों ने इसको टारगेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर रेड रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लेक्स। अब फ्लेक्स क्या है भैया, अब फ्लेक्स क्या करता है, अभी उस चीज़ को सेम लाइन में ला देता है। जैसे अभी मैं इसको फ्लेक्स को एक बार सेव कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स को मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये सेम लाइन में लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर दूंगा, तो इससे भी वही सेम चीज़ होगी कि इसको अगर सपोज कीजिए मैंने इस चीज़ को रिमूव कर दिया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये पूरी एक लाइन के अंदर आ रहा था अभी तक, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐड इन कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लेक्स डायरेक्शन रो का एक पूरा का पूरा एक रो के अंदर आ रहा है। इतना आप लोग समझ चुके हो कि पूरा का पूरा एक रो के अंदर आ जाएगा ये चीज़। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन रन कर सकते हैं। आप जैसे कि अब हम लोगों ने इसको पूरा रो के अंदर ले आए हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि इसके बीच में ना सारे टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इन सभी के बीच में स्पेसेस आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब स्पेस बिटवीन नाम की प्रॉपर्टी क्या करेगी, इन सभी टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस ले आएगी। तो ये इसने क्या किया, इन सभी टेक्स्ट के बीच में नहीं स्पेसेस ले आएगी। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो भी विड्थ है वो ज़्यादा ओवरफ्लो ना करे, मैं इसको चाहता हूँ कि विड्थ जो मेरी 100 VW रह जाए। अब VW क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ। अब VW की फ्लो होती है व्यू पोर्ट विड्थ। अब अगर हम लोग को चाहिए कि इसकी जो विड्थ है सेकंड डिव क्लास की, वो विड्थ 100 VW ही रहे, इसकी जो विड्थ है वो चेंज ना हो। अगर मैं इसको एक बार डिस्पोज करके एक बार दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके थोड़े से जो भी चेंजेस हैं वो ताकि वो आप लोगों को दिख पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अभी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस में कन्फ्यूजन आ रही थी क्योंकि चेंजेस यहाँ पे हो नहीं रहे थे, तो आप लोग क्या कर लिया करो, यहाँ पे इस सर्वर को क्लोज करके दोबारा रीओपन कर लिया करो। अभी क्या हुआ, इसने क्या किया, बीच में स्पेसेस ले आइए। अभी स्पेसेस लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस अराउंड होता है, स्पेस अराउंड से इन सभी के इधर इधर भी स्पेसेस आ गए। स्पेस अराउंड के अलावा स्पेस इवनली होता है, स्पेस इवनली से भी यही चीज़ होती है कि स्पेस इवनली से भी थोड़ा सा और स्पेस आ जाता है यहाँ से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को खुद को एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करके, अभी जो ये टेक्स्ट ऐसे आ रहा था हम उसको ऐसे ला सकते हैं, ऐसे। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके बीच में अगर स्पेसेस देने हैं, अब हम लोग करेंगे तो ये तो करेंगे नहीं कि हम लोग सारे को मार्जिन देने बैठ जाएं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वो कर देंगे, जिसके थ्रू वो क्या होगा कि वो उन सभी के बीच में वो स्पेसेस ले आएगा वो खुद ही। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अभी अगर मैं सपोज करो इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम के अंदर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स।
अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स अगर मैं इसको कर दूं सेंटर, तो यहाँ पे ये सारा जो भी टेक्स्ट था हमारे पास, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, इस सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब ये अलाइन आइटम्स कॉलम्स, अगर हम हमारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम है, तो वो अलाइन आइटम्स क्या करेगा, वो इस पूरे टेक्स्ट को वो बीच में ले आएगा, इसके जो हॉरिजॉन्टली मिडल में ले आएगा उस पूरे टेक्स्ट को। तो अगर आप लोगों को वो प्रॉपर्टी चाहिए तो आप लोग अलाइन आइटम सेंटर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की ये चीज़ रो में होगी ना, तो ये चीज़ उसको यहाँ पे इसको इन सभी को ना बिछड़ने नहीं देगी, ये इसको सेंटर में ही रखेगी इन सभी चीज़ों को। तो अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल में अलाइन आइटम्स चाहिए तो आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन रो होनी पड़ेगी, अगर आप लोगों को वर्टिकल में चाहिए तो आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोगों की फ्लेक्स डायरेक्शन रो है जैसे अभी, और मेरे को चाहिए कि स्पेस इक्वली ना करके मैं इसको सेंटर कर दूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, ये सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ से पूरा स्पेस आ गया, यहाँ से पूरा स्पेस आ गया, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हमारे पास सेंटर में आ गए। तो वो चीज़ करने के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ करते हैं। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है, इसके ऊपर जब तक हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब तक ये वाला टॉपिक समझ में आने नहीं वाला। तो अगर आप लोगों को चाहिए प्रोजेक्ट्स वगैरह तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो कि आप लोगों को किस किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट्स चाहिए, कैसे कैसे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स चाहिए, कैसे कैसे आप लोग वेबसाइट्स बनाना चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो वाली वीडियोस लेके आऊँगा। इस वाली वीडियो को हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसका नाम होता है फ्लोट। अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन सभी को तो एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, एक बार के लिए थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। मैं अभी एक डिव क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं 2 डिव्स और क्रिएट कर लेता हूँ। इनसे क्या करूँगा, मैं जैसे यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया और यहाँ पे 2 डाल दिया। मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा फर्स्ट हाफ, एंड इसको मैं नाम दे दूँगा सेकेंड हाफ, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट हाफ दे दिया, इसको सेकेंड हाफ दे दिया। मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको क्लास नेम दे दूँगा पेरेंट, ठीक है। इतना हम लोगों को करना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी मैं इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को ना एक स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो फर्स्ट हाफ को हम लोग देंगे विड्थ 30% एंड जो भी हमारे पास हाइट रहेगी हम दे देंगे 40 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हाफ रहेगा उसको भी हम लोग सेम प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे सेकंड हाफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए। ये फर्स्ट हाफ ले रहा है, ये सेकंड हाफ है। इसके पीछे जब तक हम लोग एक बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, जब तक हम लोग को दिखने नहीं वाला है कितना कितना स्पेस ले रहा है, तो हमें बैकग्राउंड कलर हम लोग लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके लिए हम लोग लिख देंगे ब्राउन, एंड इसके लिए हम लोग लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन और ब्लू कलर के 2 हमारे पास डिव्स आ चुके हैं। अब ये डिव्स कितनी स्पेसिंग ले रहे हैं, 30% की। ये पूरा 100% है एंड ये 30% की स्पेसिंग ले रहे हैं विड्थ के अंदर, और हाइट हम लोगों ने इसको बाय डिफॉल्ट 40 पिक्सल्स की प्रोवाइड किया। अभी अगर मुझे सिर्फ इसमें फ्लोट का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लोट प्रॉपर्टी को लिखने के लिए फ्लोट यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट एंड लेफ्ट कर दूंगा इसको, फ्लोट लेफ्ट। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है। देख लो कितना बेचना है, लेफ्ट के अंदर फ्लोट कर रहा है ये। उसके बाद अगर मैं सेकेंड हाफ को लिख दूँ फ्लोट राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ये पूरा राइट में फ्लोट कर रहा है एंड ये वाला पूरा लेफ्ट के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो इससे ये फ्लोट प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, अगर मेरे को एक चीज़ को लेफ्ट में लटकाना है, एक चीज़ को राइट में लटकाना है, तो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। अब ये सेम चीज़ आप लोग फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स करके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करके आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है तो आप लोग फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे हमारे पास कन्फिगरेशंस होती हैं। अब इसके अंदर आप लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हो जाते हैं आप लोगों के पास। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा CSS अगर आप लिखूँ, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाओ। जितना आप लोगों ने अभी तक सीखा है मुझसे, आप लोग वो चीज़ें यहाँ पे, जैसे बहुत सारे ना यहाँ पे वो होते हैं, यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे CSS लेक्चर्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे ना वो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, ये जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये वाली एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करो, आप लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों करी है, ये वाली चीज़ यहाँ पे क्या क्या सिलेक्टर्स है। यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी पार्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक मुझसे समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो कि आप लोगों को क्यों वो चीज़ क्यों हो रही है।
यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि लिस्ट, टेबल्स, जो कि हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर कवर अप नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे जाके सीख सकते हो। ये वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी एक कंसेप्ट की जो भी आप लोग ग्रास्प कर पाओ कंसेप्ट को, वो लोग आप लोग बेटर वे में कर पाओ। तो आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर तो मैं इतना ही सिखा पाऊंगा, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर ये मैं चाहता नहीं कि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो आज वाले इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के बारे में सीख लिया। मैंने एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, हम लोगों ने उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। अब अगर आप लोगों को एडवांस्ड CSS सीखनी है, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जाओ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, एंड ये वाले जो इनकी जो ट्यूटोरियल्स है ना, ये पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक बेसिक CSS को ओवरव्यू ले लिया है। अगर आप लोगों को जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रहते थे, वो सब हम लोगों ने इस वाली वीडियो के अंदर कवर अप कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो भी सारी थ्योरी वगैरह का मटेरियल है वो सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे नहीं पढ़ने, जो भी आप लोगों को मेन टॉपिक्स दिखें वो आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये मेरा भी गला दुखने लग गया ये वाली वीडियो बना के। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।